हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक बार फिर हम हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन। मतलब आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एकेडमिक देख रहे हो या आपको करनी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लाइक स्पोकन इंग्लिश एंड व्हाट नॉट, you will find everything under this amazing umbrella of Magnet Brains. Now in this particular video I am going to start with class 10th English Magnet Brains sample paper. दो पेपर्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. Now this is the third sample paper, a solved sample paper. ठीक है, दिस इज ऑन द सेम लाइन्स एज दैट ऑफ CBSE जो उसने रिसेंटली लॉन्च किया था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास. इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. हर क्वेश्चन में इंटरनली आपको बताया जाएगा इसमें क्या करना है, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए. आपके पास 3 सेक्शंस रहेंगे. सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर एंड सेक्शन सी रहेगा लिटरेचर. सो वट एवर यू फील दैट यू शुड स्टार्ट विथ, आप उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द रीडिंग स्किल्स. सो हमारे पास पहला पैसेज है. अभी एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है. तो आपके पास सबसे पहले 2 पैसेज रहेंगे. ठीक है, इन दोनों पैसेज में से एक आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव या डिस्कर्सिव जिसे पैसेज कहते हैं, जो कि किसी भी रैंडम चीज़ के ऊपर रह सकता है. दूसरा जो पैसेज रहेगा वो रहेगा फैक्चुअल. दूसरा पैसेज फैक्चुअल रहेगा. फैक्चुअल में मतलब जो दिया हुआ है उससे इधर उधर आपको कहीं जाना नहीं है. तो यूजुअली फैक्चुअल जो होते हैं वो थोड़े इजी पड़ते हैं, बट वो आप देख लेना आपको कौन सा वाला कंफर्टेबल लग रहा है. दूसरी चीज़, इसके बाद आता है आपका जो है ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में अगेन अपार्ट फ्रॉम टेंसेस, मॉडल्स और ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, डायलॉग राइटिंग आ सकती है आपको एरर करेक्शन डेफिनेटली आएगा. उसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको मतलब यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, जिसमें सारा ग्रामर का चीज़ इंक्लूड हो जाता है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे. और जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है, क्रिएटिव राइटिंग में आपके पास सबसे पहले आएगा राइटिंग पार्ट में पैराग्राफ राइटिंग. अब ये जो पैराग्राफ राइटिंग है इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे. एक होगा एनालिटिकल पैराग्राफ और एक आ जाएगा आपके पास जहाँ पे आपको एक कोई रैंडम कोट दिया रहेगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है. ओके, इसके अलावा लेटर राइटिंग में आपके पास जो बेसिक फॉर्मल लेटर्स हैं वो आएंगे. पेपर कुछ टफ नहीं है, पेपर बहुत आसान है. हम अभी रीडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई प्रिपरेशन कैसी करनी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो हैव यू एवर फील्ड एट समथिंग सो मिजरेबली दैट द थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन वाज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड. सो क्या आप कभी किसी चीज़ पे इतनी बुरी तरीके से फेल हुए हो कि जब आपको उसे वापस करना है तो वो आपके दिमाग में होता ही नहीं, मतलब मुझे ट्राई ही नहीं करना, अरे मुझे उस जगह जाना ही नहीं है. मतलब आप इतनी बुरी तरह से फेल हुए हो कि अब आप उसको वापस नहीं करना चाहते. इफ़ योर आंसर इज़ येस, then you should understand that you are not a robot. अगर आपका आंसर yes है तो आपको समझना चाहिए कि आप एक रोबोट नहीं हो. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions and dreams. रोबोट्स के पास इमोशंस नहीं होते, ड्रीम्स नहीं होते, हमारे पास हैं. We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. हम बने ही ग्रो करने के लिए, हमारे पास लिमिटेशंस हो, हमारे पास इश्यू हो, हमारे पास हर्डल्स हो, बट वी आर meant to grow. Flourishing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way. जब हम फ्लरिश कर रहे होते हैं, मतलब हम लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं और हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो लाइफ बड़ी अच्छी लग रही होती है. बट डिस्पाइट ऑल योर हार्ड वर्क, बट व्हाट हैपन्स व्हेन इट डज नॉट. आपने बहुत मेहनत करी लेकिन आपको एंड रिजल्ट नहीं मिला. व्हाट हैपन्स व्हेन यू फेल डिस्पाइट ऑल योर हार्ड वर्क. क्या होता है जब आप अपने पूरे हार्डवर्क के बाद भी फेल हो जाते हो. डू यू स्टे डाउन एंड एक्सेप्ट डिफीट और डू यू गेट अप अगेन. क्या होता है, आप हार मान जाते हो, छोड़ देते हो सब कुछ, बोल देते हो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या आप वापस खड़े होते हो. इफ़ यू टेंड टू प्रिजर्व एंड कीप गोइंग यू हैव व्हाट एक्सपर्ट्स कॉल ग्रिट. तो अगर आप बोलते हो नहीं नहीं ठीक है हार गया ना, कोई बात नहीं, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर ट्राई करूंगा. इफ़ यू हैव द परसिवरेंस देन यू हैव दिस what experts call grit. आपके अंदर क्या है, grit. Falling down or falling is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experiences. Falling down या fail करना
एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, एगनाइजिंग, एम्बेरसिंग एंड स्केरी होता है, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। लेकिन जब तक आपको फेलियर नहीं पता, आपको सक्सेस का मज़ा पता ही नहीं है। अगर आपको लाइफ में फ्री फोकट में सब कुछ मिल गया, तो आपके अंदर जब आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया, तो आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चलेगी। तो जो ये फेल हो जाते हो ना आप, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। Did you know that perseverance, मतलब grit, is one of the 7 qualities that has been described as a key to personal success and betterment in society? सोसाइटी में अगर आपको आगे बढ़ना, अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है, अगर कुछ कर दिखाना है, तो 7 क्वालिटीज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ग्रेट परसिवरेंस, हार नहीं मानना। देन द अदर 6 आर क्यूरियोसिटी। जब तक आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी, आपके अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो आप कभी भी लीक से आगे हटके कुछ कर नहीं पाओगे। ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर थैंकफुलनेस होनी ही चाहिए। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिस्ट का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी सोच जो है वो एकदम ऐसी जा रही है, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। सोच को ऐसे ही जाना पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल, बहुत बार आपके चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, या आपके मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, उनके सामने किस तरीके से रहते हो, आपको क्या पता है किस तरीके से आपको किसी से घुलना मिलना है, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस। एंड जस्ट मतलब हैप्पीनेस। Thomas Edison is an example of grit for trying more than 1000 times to invent the light bulb. थॉमस एडिसन एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है परसिवरेंस या ग्रिट के, क्योंकि उन्होंने एक लाइट बल्ब को बनाने के लिए 1000 से ज़्यादा टाइम वो फेल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किया। इफ़ यू आर रीडिंग दिस विद द लाइट्स ऑन इन योर रूम, यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस सक्सेस। और अगर आज इस वक्त ये आप जो पढ़ रहे हो, इसको पढ़ते वक्त आपके रूम की कोई भी लाइट ऑन है, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। When asked why he kept going despite hundreds of failures, he merely stated that they had not been failures, they were hundreds of attempts toward creating the light bulb. जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए, तो फिर आपने छोड़ क्यों नहीं दिया, तब उसने बोला मैं फेल कहाँ हुआ, वो तो मेरे 100 अटेम्प्ट्स थे ना। उतने सारे जो अटेम्प्ट्स किए, हर बार मैंने कुछ नया सीखा, और इसलिए फाइनली मैं ये क्रिएट कर पाया। This statement not only revealed his grit but also his optimism for looking at the bright side. ये सिर्फ उनका ग्रिट नहीं दिखाता, परसिवरेंस नहीं दिखाता, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी दिखाता है। Grit can be learned to help you become more successful. ग्रिट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है और ज़्यादा सक्सेसफुल बनने में। वन ऑफ द टेक्निक्स दैट हेल्प इज माइंडफुलनेस। एक जो टेक्निक है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है क्या? इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट मेक्स एन इंडिविजुअल स्टे एट द मोमेंट बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? हमारे साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम पढ़ाई करने बैठे हैं लेकिन हमारा दिमाग खेल में है, हम खेलने गए लेकिन हमारा दिमाग घर में है, हम घर में है लेकिन हमारा दिमाग स्कूल में, हम जहाँ होते हैं हम पूरे वहाँ होते ही नहीं है। तो माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू स्टे at the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment. बिना जज किए वो अपने आप को अवेयर कर पाता है, अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाता है। This practice has been used to quieten the noise of fears and doubts. और ये जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर जो शोर है, जहाँ पे आपके अंदर डर है, जहाँ आपके अंदर डाउट है, वो सब खत्म हो जाता है। Through the simple practice of mindfulness, individuals have the ability to stop the self-sabotaging downward spiral of hopelessness, despair and frustration. So this simple practice of mindfulness, ये जो छोटी सी mindfulness की practice है, इससे क्या होता है, आप अपने आप को ये बोलना बंद कर देते हो कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपका जो मतलब जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो चला जा रहा होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है, और आप होपलेसनेस, डिस्पेयर और फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाते हो। What did you do to overcome the negative and self-sabotaging feelings of failure? क्या किया आपने इस चीज़ से निकलने के लिए? Reflect on what you did and try to use those same powerful resources to help you today. आपने जो भी किया, जब आप कर रहे थे, आपके पास जो रिसोर्सेज थे, उन्हीं रिसोर्सेज को लेके और थोड़ा उसमें ऑप्टिमिज्म मिला के फिर स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि गिव अप करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं।
सो दिस वॉज अ वंडरफुल लाइक पैसेज. अब इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं. On the basis of your understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. 12 questions है, उसमें से 10 आपको करने हैं. The reason why you are not a robot is that, क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाते हो चीज़ों पे. Failure and success can affect your emotions. ये तुम्हारे इमोशंस को अफेक्ट कर सकते हैं. तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तुम्हारी लिमिटेशंस है. क्या है, हम और रोबोट्स में हमें ये डिफरेंस है कि हमारे पास इमोशंस है. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. ये 4 quotes दिए हुए हैं. आपको क्या लगता है जो हमने ये अभी पढ़ा, इसमें बेस्ट कौन सा है? What is the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? जब तक आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लो. रिमार्केबल, बड़े का मतलब ये नहीं आपको बहुत सारे पैसे कमाने, आप बहुत सारी इज्जत भी कमा सकते हो, आप हंसी कमा सकते हो, आप खुशी कमा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो जब तक आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव नहीं किया, ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? ये किसने कहा था? जॉन ग्रीन ने. मिस्टेक्स आर द पोर्टल्स ऑफ डिस्कवरी. मिस्टेक्स जो होते हैं वो दरवाजे होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को डिस्कवर करते हो. मिस्टेक नहीं किया मतलब ट्राई नहीं किया, ट्राई नहीं किया मतलब मिलेगा कैसे आपको एंड रिजल्ट? ये है जेम्स जॉयस. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is temporary detour, not a dead end. Failure जो होता है वो हमारा टीचर होना चाहिए, हमारा अंडरटेकर नहीं होना चाहिए जो हमें पीट दे और हम ख़त्म. फेलियर जो होता है इसका मतलब थोड़ा देर, इसका मतलब हार नहीं होता. ये एक टेम्पररी डिटोर है, मतलब थोड़ा आपको अपने रिजल्ट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कोई डेड एंड नहीं है. डेनिस वेटली. अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू. एल्बर्ट आइंस्टाइन. एक इंसान जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, इसका मतलब उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया, और जिसने कुछ नया ट्राई नहीं किया वो तो एक काऊ रेस में चल रहा है, जहाँ पे वो भेड़ चाल जो होती है, जिसमें उसने कुछ नया किया ही नहीं, जो सब कर रहे हैं वही कर लिया. तो क्या नया किया, क्या अलग अचीव किया? सो अब आप ये बताओ कौन सा है जो पैसेज के हिसाब से चल रहा है. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन 3, विच इज फेलियर जो है वो हमारा टीचर होना चाहिए, अंडरटेकर नहीं. दिस इज लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल वन. अब हम आते हैं नेक्स्ट. व्हाट इज द टोन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? Falling down or failing is one of the most educational, empowering and essential parts of living a successful and fulfilling life. इसकी टोन क्या है? मजाक कर रहा है सामने वाला? मजाक नहीं कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव चीज बता रहा है. यस. हॉरिफाइंग, डरावनी है? नहीं. सोलेम, कभी कभी नहीं. आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक. Which of the following is relevant for the title of the passage? कौन सा है? ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू, क्या ये टाइटल हो सकता है? फेलियर एंड ग्रिड गो हैंड इन हैंड, क्या ये हो सकता है? ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स ऑफ फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप. मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो है फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप. डैश वॉज क्रिएटेड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स. व्हाट वॉज क्रिएटेड? लाइट बल्ब वॉज क्रिएटेड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स. Which of the following sentences makes the correct use of grit as used in the passage? Grit का मतलब क्या होता है? perseverance. तो इसमें देख लेते हैं. Get rid of that grit in your shoes. Grit का एक और मतलब होता है मिट्टी. जैसे छोटे छोटे वो होते हैं ना, गिट्टियाँ होती हैं, पत्थर होते हैं, उसको भी ग्रिट कहते हैं. तो ये तो नहीं होगा. शी हैड अ बिट ऑफ ग्रिट इन हर आई. उसकी आंख में कंकड़ चला गया था, ये भी नहीं होगा. द रोड हैड बीन कवर्ड विथ ग्रिट. पूरी रोड पे उन्होंने गिट्टी डाल दी, ये भी नहीं होगा. हर ग्रिट नेवर मेड हर गिव अप. उसका जो परसिवरेंस था उसने उसे कभी हार नहीं मानने दी. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? टू डेवलप परसिवरेंस वन मस्ट. अगर आपको अपने अंदर ग्रिट डेवलप करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. उस मोमेंट में जियो और जजमेंट के बिना जियो, या सीक गाइडेंस? ऑफ कोर्स उस मोमेंट में जियो और जजमेंट के बिना जियो. हाउ डज माइंडफुलनेस हेल्प? माइंडफुलनेस कैसे हेल्प करती है? क्योंकि वो अवेयरनेस बता देती है, क्योंकि वो आपके अंदर के जो डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं, उसको शांत कर देती है, क्योंकि वो इट हेल्प्स वन बिकम सक्सेसफुल, और इट हेल्प्स डेवलप फोकस. आंसर इज बी, क्योंकि वो आपके अंदर के शोर शराबे को, आपके अंदर के जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उन्हें कम कर देती है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन? Falling down or failing is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experiences. So falling down makes us angry. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक सेकेंड. Yes. So
Falling down makes us angry. Failure can deeply affect our emotions. Stay positive and be optimistic. Self-control is empowering. कौन सी चीज है, इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस लाइन से हमको समझ में आ रहा है कि फेलियर जो है हमारे इमोशंस को बहुत डीपली अफेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें कराना नहीं है. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस. सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? किसी सामने वाले को समझना, अपने आप को और सामने वाले को समझना, अपने आप को समझना या अपने सराउंडिंग्स को समझना. तो आंसर होता है अपने आप को और सामने वाले को समझने को सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं. तब हमें पता होता है हमें सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है. व्हाट इज द मोरल ऑफ द अबव पैसेज? इस पैसेज का मोरल क्या है? फेलियर फॉलोज सक्सेस. एवरीवन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस फेलियर एट एवरी स्टेप इन लाइफ. फेलियर जो होता है वो इट फॉलोज सक्सेस. सक्सेस के बाद फेलियर आती है, फेलियर के बाद सक्सेस आता है. हर किसी को हर पर्टिकुलर मोमेंट पे फेलियर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए. ठीक है. व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज? ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट, लिव लाइफ किंग साइज. थ्रू माइंडफुलनेस वी कैन ओवरकम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फेलियर. सोशल इंटेलिजेंस इज क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल लाइफ. सो लास्ट पैराग्राफ बोल रहा था कि माइंडफुलनेस के कारण आप जो हो नेगेटिव इम्पैक्ट जो फेलियर का उसको दूर कर सकते हो गया. पहला पैसेज तो खत्म हो गया. बहुत इजी था ना, बहुत इजी था. अब आते हैं दूसरे वाले पे. रीड द पैसेज गिवन बिलो. अब ये जो है ये फैक्चुअल है. Urbanization, defined as the increase in the number of cities and urban population, is not only a demographic movement but also includes social, economic and psychological changes that constitute the demographic movement. अब यहाँ बोल रहा है urbanization, जिसको आप कैसे define कर सकते हो? Increase in number of cities and urban population. अर्बन पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सिटीज़ में जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपन अर्बनाइजेशन कह सकते हैं. ये एक डेमोग्राफिक मूवमेंट है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से पूरा डेमोग्राफिक मूवमेंट है. सिर्फ शहर में ना अगर बिल्डिंग बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शहर बढ़ रहा है. आपकी सोच बदल रही है, आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, सोशल इंटरैक्ट करने का तरीका बदल रहा है. तो ये एक डेमोग्राफिक मूवमेंट है. It is a process that leads to the growth of cities due to industrialization and economic development. ये एक process है that leads to the growth of cities. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जो है ग्रोथ जो हो रही है सिटीज़ की, उसका ये प्रोसेस है. The rapid increase in urban population worldwide is one among the important global health issues of the 21st century. ये जो urbanization हो रहा है, ये जो rapidly जो urban population increase हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, ये 21st century में एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू का कारण होती जा रही है. According to the projections of the United Nations Population Division, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन जो है उसने जो अभी सोचा है, प्रोजेक्ट किया है, मतलब फोरकास्ट किया है, बाय 2030 मोर पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड विल लिव इन अर्बन देन रूरल एरियाज. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव करने लग जाएंगे, गांव की तरफ नहीं जाएंगे. बाय 2050 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल लाइकली बी अर्बन. 2050 तक 2/3 जो मतलब मोर देन हाफ जो हमारी जो पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो शहरों में शिफ्ट हो जाएगी. द सिनेरियो इन इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस ट्रेंड. और इंडिया में भी जो सिनेरियो चल रहा है वो भी इस ट्रेंड के कारण इफेक्ट हो रहा है. इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 210% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 41% बाय द ईयर 2025. तो इंडिया में जो है 210% जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रह रही है और वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 41% और बढ़ जाएगी बाय 2025. Urbanization brings with it a unique set of advantages and disadvantages. अब urbanization के कारण advantages हैं तो disadvantages भी हैं. This demographic transition is accompanied by economic growth and industrialization and by profound changes in social organization and in the pattern of family life. अब ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ आप रूरल से अर्बन एरिया में जा रहे हो, आपका पूरा सोशल स्टेटस चेंज हो रहा है, इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस हो रहे हैं, फैमिली लाइफ भी न्यूक्लियर होती जा रही है. अर्बनाइजेशन अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ
through the influence of increased stressors and factors such as overcrowded and polluted environment, high levels of violence and reduced social support. अब यहाँ पे जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं, जैसे ओवरक्राउडेड जगह है, पॉल्यूटेड है, इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा है और हमें सोशल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। सो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज हैज लेड टू लार्ज नंबर ऑफ ओल्डर मेन एंड वुमेन लेफ्ट टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स इन द रूरल एरियाज। जो सब लोग जो अर्बनाइजेशन के कारण जो है शहरों में मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को वहीं रूरल एरियाज में अकेले छोड़ दिया है, जहाँ पे अब वो खुद का ख्याल रख रहे हैं। वाइल द यंग जनरेशन लिव्स इन द सिटीज़ फॉर लाइवलीहुड, और जो यंग जनरेशन है वो पैसा कमाने के लिए मूव हो जाती है सिटीज़ में। This also leads to less availability of caregivers for old people. इससे क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं उनके पास अब देखने वाला कोई है ही नहीं। The impact of urbanization is associated with an increase in mental disorders. अब ये जो impact है urbanization का, it is associated with an increase in mental disorder. आप परेशान होने लग गए, लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी आने लगा है, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए ही कोई नहीं है। The reason is that the movement of people to urban areas require more facilities to be made available for them and for the infrastructure to go. अब इससे क्या हो रहा है कि जो ये सब लोग मूव हो रहे हैं ना, इसकी वजह से अब अर्बन एरिया में जगह भी तो चाहिए इतने लोगों की, तो उसके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको ग्रो करना पड़ेगा। दिस डज नॉट हैपन इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेकिन इतनी जगह नहीं है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, एक बिल्डिंग आ रही है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, वो दिक्कत आ रही है। हेंस लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज। तो अब क्या हो रहा है, जब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, तो इससे क्या है, गरीबी बढ़ती जा रही है। और इसी की वजह से इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ है नहीं, पेड़ काट दिया आपने, राइट अपने आप के लिए कुछ तो आपको चाहिए ना, तो पेड़ काट दिया। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज बढ़ती जा रही है। फर्दर दिस ऑल्सो डिक्रीजेज सोशल सपोर्ट एज न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज इन नंबर। अब इसमें जो है सोशल सपोर्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें या अपने इनफैक्ट बच्चों का ख्याल रखें। हर चीज़ वो बस मॉनेटरी टर्म्स में जो है डील कर रहे हैं और उस चीज़ को बस टैकल कर रहे हैं। Urbanization is thus seen as a natural corollary of growth. So इसलिए urbanization को कैसे देखा जाता है, एक natural corollary of growth देखा जाता है। The awareness of the impact of urbanization on health, more so on mental health, will act as a facilitator of change in the growing Indian economy. अब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हमको इस urbanization का effect अवेयर हो जाएं हम कि इसका कितना गंदा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी मेंटल हेल्थ पे, तो हम क्या है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी जो ये जो चेंज हो रही है, ठीक है, ये ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये जो पूरा पैसेज था ये अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन के ऊपर था, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरीके से अर्बनाइजेशन से फ़ायदे तो हो रहे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे मेंटल हेल्थ को वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है ये देखा था हमने इस पैसेज में। Now, on the basis of your reading of the given passage, choose the correct option. वही है 12 questions 10 करने हैं। पहला, urbanization को define करो। The increase in the number of cities and urban population, the increase in the number of caregivers in urban areas, तो ये तो नहीं है। The decrease in economic growth and industrialization, ये भी नहीं है। The decrease in stressors, ये भी नहीं है। What is the answer? The answer is A, increase in the number of cities and urban population, right? Next is, how does urbanization affect mental health? ये हमारी mental health को कैसे affect कर रहा है? उसने social support उसकी वजह से increase हो गया, ये तो हुआ ही नहीं है, हमारे पास तो social support ही नहीं बचा। Through increase in caregivers, मतलब रूरल एरियाज में बहुत caregivers बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए, वहाँ से तो सब यहाँ पे आ गए, वहाँ तो कोई बचा ही नहीं। Through accelerated growth in infrastructure, infrastructure में बढ़ोतरी आती ही जा रही है, and through the influence of increased stressors and factors. So this is your right answer. इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, इतने फैक्टर्स बढ़ गए स्ट्रेस देने के लिए, जिसकी वजह से ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर रहा है। Among the important global health issues of the 21st century is the rapid increase in worldwide. So क्या है,
अमंग द इम्पॉर्टेंट ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? डेमोग्राफिक मूवमेंट, अर्बन पॉपुलेशन, साइकोलॉजिकल चेंजेस या इकोनॉमिक चेंजेस? द आंसर इज अर्बन पॉपुलेशन. A unique set of advantages and disadvantages accompanies industrialization, demographic transition, urbanization या polluted environment. तो advantages और disadvantages किसके हैं? accompanies urbanization, क्योंकि उसी के बारे में तो हमने पूरा पैसेज पढ़ा है. Through the influence of increased stressors and factors, urbanization किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है इतना स्ट्रेस के कारण? हमारी मेंटल हेल्थ को. ये तो अभी हमने पढ़ा अभी. Besides exposure to environmental adversities, lack of adequate infrastructure increases the risk of mental illness, violence, reduced social support या poverty. क्या है इसमें कि जो environmental adversities हो रही है उसके अलावा क्या हो रहा है? तो उसके अलावा हो रहा है poverty बढ़ती जा रही है. The awareness of the impact of urbanization on health will act as a facilitator of change in. तो ये जो अगर हमें अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में अगर हम जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, तो उससे क्या होगा? हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी, विच इज द लास्ट लाइन, राइट? द पॉपुलेशन इन सिटीज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू बाय द ईयर 2025. कितना परसेंट बढ़ने वाला है? 41%. द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन, किससे? मतलब ये जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है ये किस चीज़ के बढ़ने से ये बढ़ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज, मेंटल डिसऑर्डर्स या इंडियन इकोनॉमी? मेंटल डिसऑर्डर्स. 2030 तक मोर पीपल विल लिव इन, कहाँ पे? अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस? अर्बन एरियाज. अर्बनाइजेशन को कैसे देखा जाता है? नेचुरल कोरोलरी ग्रोथ, इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज, movement of population या social support? The answer is natural corollary growth. Okay? What increases the risk of poverty? Poverty कैसे बढ़ रही है? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ पैटर्न, फैमिली पैटर्न का लाइफ डिफरेंट हो गया है. फैमिली पैटर्न का लाइफ नहीं, फैमिली लाइफ का पैटर्न. चेंजेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑब्वियसली द आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है तो मतलब आ गए ना आप गरीबी रेखा के नीचे. डन. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 पैसेजेस. अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में भी अपन को बोला है भैया कोई 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. तो ये कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है. यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप योर हार्ट फिट. पेशेंट ने क्या बोला? इज इट इनफ इफ आई गो फॉर अ डेली मॉर्निंग वॉक एंड डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? अब आपको इसको एज अ पैराग्राफ लिखना है. द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट that he had to exercise daily to keep his heart fit. The patient questioned whether it was enough if he went for the daily morning walk and did some breathing exercises. Clear? तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं और ये कोलन हटा देते हैं. तो ये हो गया एक पैराग्राफ आपका. अब है fill in any 4 of the following blanks choosing the most appropriate options from the ones given below. Write the answer in your answer sheet against the correct numbers. मतलब आपको यहाँ पे देखो एक डिस्कशन दिया हुआ है, कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है. इस कॉन्वर्सेशन के साथ आपको नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो आपको आंसर्स लिखने हैं. हाय सुहास, उर्वी ने कहा. What have you been doing? और आजकल क्या कर रहे हो? सुहास, आई एम वर्किंग इन मॉडल बैंक एज एन एनालिस्ट and I was posted there, I have shifted there, I belong there. क्या लिखेंगे हम इसमें? So इसका आंसर क्या हो जाएगा? I was posted there. ठीक है, and I was posted there. That sounds interesting. For how long have you been in this profession? I have been working for over 3 years. ठीक है, अब फिर एक ब्लैंक आ गया है तो इसमें क्या आएगा? यहाँ देखो, I have been working there for 3 years. अब वो पूछना चाहता है और तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है. हाउ आर यू बोलेगा, व्हाट अबाउट यू बोलेगा या व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स बोलेगा? पेरेंट्स की बात क्यों करेगा, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, व्हाट अबाउट यू, तुम आजकल क्या कर रही हो. तो इसमें क्या आ गया? वेल, आई एम वर्किंग एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन न्यूज. सुहास, अब वो क्या बोलेगा? अब वो क्या बोलेगा? यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या देख लेते हैं हम. सो यहाँ पे वाओ दैट्स गुड न्यूज बोलेगा. ओ यू मस्ट हैव बीन हर्ट बोलेगा. दैट्स नॉट बैड. अब आप किसी को कोई बता रहा है मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ, आप बोलोगे अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा तो बोलोगे नहीं. सो क्या बोलोगे? दैट्स गुड न्यूज. ओके, देन आर यू स्टिल स्टेइंग इन चांदनगर? उर्बी, नो आई स्टे इन एमजी मार्ग. इट्स डैश. अब डी में देख लेते हैं, डी के ऑप्शंस क्या है हमारे पास. इट्स क्लोज टू माई होम,
इट फार फ्रॉम माई पेरेंट्स, इट क्लोज टू माई ऑफिस। सो आप क्या बोलोगे इसमें, इट इज क्लोज टू माई ऑफिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुहास आई एम नाउ स्टडिंग इन ग्रैंड रोड, इट्स बीन नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो भी क्या बोलेगी, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसे ही कुछ बोलेगी, देख लेते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड नहीं बोलेगी, वो बोलेगी यू आर एब्सोल्युटली राइट, व्हाट अ डिस्ग्रेस, हाय कैसी शर्म आई, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, क्या आएगा आंसर, व्हाट अ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब है नॉट ओनली ही डैश हिज फादर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, नॉट ओनली ही बट हिज फादर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट उसके फादर भी आए थे। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। अब यहाँ पे फिर आपके पास वही है, द स्टेट ऑफ ओडिशा डैश साउथ ऑफ बंगाल, प्रीपोजिशंस, तो क्या आएगा, लाइज, सिचुएटेड, वॉज और फॉल्स। द आंसर इज लाइज। ठीक है, क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ ओडिशा लाइज साउथ ऑफ बंगाल, इट्स मेन अट्रैक्शंस आर the temple towns of Puri and Bhubaneswar and a great sun temple at Konark. Dash three sides make a convenient dash compact little triangle. अब dash three sides तो कौन सी हो जाएगी, those या these या the और they, तो आंसर इज वेरी सिंपल, these three sides, क्योंकि वो इन चीजों के बारे में बता रहा है। together, besides, and या but, तो यहाँ पे आ जाएगा and। लास्ट देख लेते हैं, the state is predominantly rural, dash fertile green plains along the coast rising up to the hills of the eastern Ghats. अब ये जो है रूरल है जिसमें ऐसी फर्टाइल ग्रीन चीजें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन दिस। क्यों बिटवीन यूज किया है हमने यहाँ पे, बिकॉज फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स अलॉन्ग द कोस्ट राइजिंग अप टू द हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों के बीच की बात हो रही है, इसीलिए हमने बिटवीन यूज किया है। अब आते हैं एरर करेक्शन में। सो द सेंट गेट अ पीस ऑफ चॉक इक्वल टू, तो नहीं, द सेंट गेट नहीं होगा, इसका पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, गेट का हो जाएगा गॉट। इक्वल टू द लंप इन द ओपियम एंड टेल द, टेल फिर आ गया, हम पास्ट की बात करें तो टेल कैसे हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ओके, ओपियम ईटर टू कंटिन्यू ईटिंग ओपियम बट, तो यहाँ पे टू कंटिन्यू ईटिंग होगा, ईटन नहीं होगा, ईटिंग हो जाएगा। And then not more than the weight in the chalk each day. The weight in the chalk होगा, नहीं, the weight of the chalk हो जाएगा, तो in हटा देंगे, हम यहाँ से क्या लिख देंगे, of the chalk। ठीक है, अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, read the paragraph given below and complete the dialogue that follows by choosing the correct option. Annie is at her friend Karen's party. Rohan comes to introduce himself. He greets Annie, gives his name and says that he is a friend of Karen. Annie says that it is nice to meet him and that Karen had told her about him. Rohan asks Annie if she works with Karen and what she does. Annie replies saying that she is a nurse and asks what Rohan does. Rohan replies saying that he works at a bank. Annie says that is interesting. तो ये जो है किसी ने उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट किया है। अब हमें वैसे का वैसा कॉन्वर्सेशन लिखना है, तो हम इसमें आपको साथ सीधा आंसर दिखा रही हूँ। सबसे पहला, हाई आई एम रोहन डैश ऑफ करण, सो आई एम अ फ्रेंड ऑफ करण, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओ नाइस टू मीट यू, करण डैश अबाउट यू, करण हैज टोल्ड मी अबाउट यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, करण हैज टोल्ड मी अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में उसने बताया है। डैश डोंट यू, व्हाट डू यू डू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वर्क विथ हिम डोंट यू, या डू यू वर्क विथ हिम, यू वर्किंग विथ हिम, यू वर्कड विथ हिम, यू क्या आ जाएगा, यू के साथ वर्क्स तो आएगा ही नहीं, यू वर्कड विथ हिम मतलब अभी वो पूछ रहा है तो पास्ट क्यों आएगा, यू वर्किंग विथ हिम बहुत गलत सेंटेंस है, डू यू वर्क विथ हिम, सो यू वर्क विथ हिम डोंट यू, दैट इज द राइट आंसर। अब इसके बाद क्या है, डैश व्हाट डू यू डू, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, दैट मैं एक नर्स हूँ, तुम बताओ तुम क्या करते हो, तो आई एम अ नर्स, यू टेल मी व्हाट डू यू डू। अब लास्ट में फिर रोहन और एनी का आ गया, तो अब अपन इसमें सीधा इधर देख लेते हैं, आई वर्क एट अ बैंक। अब आप बता रहे हो अपने बारे में, आप एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लगेगा, आई वर्क एट अ बैंक, और लास्ट में या इट इज इंटरेस्टिंग, माई वर्क इज इंटरेस्टिंग, दैट्स इट। Now, fill in the blanks by choosing the correct option for any 4 of the 6 sentences given below. I dash have won the tournament. I dash have,
I need to have, I will have, I could have, I dare to. Answer is I could have. मतलब अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता तो मैं शायद जीत सकता था. The thief and the eye witness. अब यहाँ दो लोग हैं, thief है और eye witness है, तो आप क्या बोलोगे? They have escaped. वो भाग चुके हैं. Dash left a letter for you at the gate. किसी ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है. किसी ने को क्या बोलते हैं? Somebody. The boys will have taken an exam. Choose the correct passive voice of the given sentence from the following. तो the boys will have taken an exam. हम क्या बोलेंगे? An exam would have been taken by the boys. So हम क्या बोलेंगे? An exam will have been taken by the boys. ठीक है? अबे which of the following tense is used to express that an action started in the past and is continuing till now? कोई एक एक्शन है जो पास्ट में चालू हुआ था और अभी तक आगे बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्लीपिंग. मैं जो हूँ बहुत टाइम से सो रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ. चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच. केशव ने कहा रीता इज बिजी राइट नाउ. सो केशव सेड दैट और केशव इन्फॉर्म दैट रीता वॉज बिजी राइट देन. ठीक है, वॉज बिजी देन. तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर का. अब है डैश इट हेल्प यू इन योर स्टडीज. क्या ये तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेगी? तो ये हो जाएगा विल इट हेल्प यू इन योर स्टडीज. चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. ऐसे पूछते हैं क्या कि तुम्हें ग्लास ऑफ वाटर पसंद है या नहीं पसंद है. वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सही है. वुड यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक पर्टिकुलर ग्लास है? नहीं. डू यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर? नहीं. सो आंसर इज वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. There are dash messages for you. There are no messages for you. या तो no होगा या तो many होगा, या तो some भी हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं होगा. The quality of products dash over time. The quality जो products की जो quality है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, मतलब समय के साथ कम हो गई. तो क्या बोलोगे? Have degraded. कम हो चुकी है. He has shown good performance. इसको आपको passive voice में बोलना है, तो बोलोगे good performance has been shown by him. Simple. क्या हो जाएगा? good performance has been shown by him. अब है क्रिएटिव राइटिंग में आ जाते हैं अपन. एनालिटिकल पैराग्राफ है हमारे सामने. The pie chart shows the proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002. Write an analytical paragraph, describe the information in 100 to 120 words. तो यहाँ आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है ये जो ब्लू है ये सिंगल एजेड पीपल है, एजेड कपल है, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, कपल विदाउट चिल्ड्रन, सोल पेरेंट्स, कपल विद चिल्ड्रन, ऑल हाउस होल्ड्स. मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताया हुआ है, पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं. तो अब क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको एक एनालिसिस करना है. तो स्टार्ट करते हैं. So, the given pie chart illustrates 7 different categories of households living in poverty in the UK in 2002. UK में 2002 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बताइए हाउसहोल्ड की. तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है एजेड कपल्स, तो ये 5% एजेड कपल्स हैं. कितने हैं ये? 5%. सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, सो 24% है सिंगल विदाउट चिल्ड्रन. कपल विदाउट चिल्ड्रन, सो कितने हैं ये? 9% लोग हैं जो कपल्स हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं. सोल पेरेंट्स हैं 26%. कपल विथ चिल्ड्रन 15% एंड ऑल हाउस होल्ड है 14%. तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या, मैं बता रही हूँ आपको. सबसे पहले तो ये देखो ये 7% है, हाँ सिंगल 7%. सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितना है? 26%. किसका है 26%? सोल पेरेंट्स, अकेले जो सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो वो 26% है. फिर उसके बाद आता है 24% सिंगल विदाउट चिल्ड्रन. फिर आते हैं हमारे पास ऑल हाउस होल्ड, जो भी जितने भी बच्चे हुए हैं सारे हैं ये. 15% आता है जो वो लोग कपल जिनके बच्चे हैं. फिर आते हैं जो लोग सारे हाउस होल्ड में जो मिक्स हो जाते हैं. फिर आते हैं 7%, 9% और 5%. तो अभी अगर आप देखो तो आपको पता है जो लोग अकेले पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा लोग हैं. तो अब आपको इसके ऊपर किस तरीके से एनालाइज करोगे आप, तो इसमें अपन देख लेते हैं हम एनालिसिस किस तरीके से करने वाले हैं. सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये पाई चार्ट क्या रिजेंबल कर रहा है या फिर क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. The given pie chart illustrates 7 different categories of households living in poverty in the UK in 2002.
It is clearly evident from the pie chart that 26% of the total poverty-stricken households are those of sole parents. अभी हमने डिस्कस किया, चलो ये तो समझ में आ गया. Single people without children account for the second highest proportion with 24%. ये भी समझ में आ गया. In contrast to couples without children, that accounts for just 9%, couples with children account for 15% of the poor households. मतलब जो कपल जिनके बच्चे नहीं हैं वो सिर्फ 9% है. उनके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब उनके ऑपोजिट जिनके बच्चे हैं वो कितने हैं? 15% हैं. सिंगल एजेड पर्सन्स एंड एजेड कपल्स प्रोपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर पुअर हाउसहोल्ड. मतलब 7% और 5% को मिला के 12% हो रहा है जो सिंगल एजेड लोग हैं, और जो कपल में है एजेड कपल्स हैं उनका मिला के 12% हो रहा है. ओवरऑल 14% of all households in the UK were living under poverty. The younger generation had a greater poor percentage. समझ में आ रहा है, सिर्फ 12% ओल्ड लोग हैं और यहाँ पे 24 और 26 इतने सारे परसेंटेज हैं यंग जनरेशन के. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा गरीब हो रही है. ठीक है. कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस देन दोज विद चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो जिनकी कंडीशंस जो है कंपैरेटिवली डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू कपल्स विद चिल्ड्रन एंड विदाउट चिल्ड्रन बारे में. ठीक है. अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. सो द गिवन बार graph shows the increasing use of skincare products by men and women over the period of 3 months. Write an analytical paragraph elaborating the given information. अब ये बोल रहे हैं, ये जो पूरा जो बार ग्राफ दिया हुआ है, it shows the increasing use of skincare by products of skincare products men and women. Men और women, जैसे फेस वॉश अगर है तो फेस वॉश को अगर आप देखो तो जून में फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन, फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन, ये पूरा वुमेन का है, ये पूरा मेन का है. तो कौन कितना यूज कर रहा है वो हमें बताया हुआ है. इस पे हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना है. ठीक है. तो देखो जून में अगर अपन देखें तो ये है मेन. तो मेन जो है नंबर ऑफ टाइम्स 32 टाइम्स जो है इन्होंने जो है फेस वॉश यूज किया है, अराउंड 25 टाइम्स सनस्क्रीन यूज किया है और अराउंड 28 टाइम्स टोनर यूज किया है. अगर वुमेन को देखें अपन तो वुमेन ने 25 टाइम्स फेस वॉश यूज किया है और उससे भी कम सनस्क्रीन है और समवेयर अराउंड 32 जो है वो टोनर यूज किया हुआ है. तो यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स में उन्होंने इतनी बार जो है ये स्किन केयर को यूज किया हुआ है. तो अब हमें इसके बारे में लिखना है. तो देख लेते हैं क्या लिखा है हमने. द गिवन, सबसे पहले तो बताएंगे क्या किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. The given bar graph shows the usage of skincare products by men and women over the time of 3 months. 3 महीने के पीरियड में कि men और women ने कितना स्किन केयर प्रोडक्ट यूज किया है वो बता रहे हैं. The products used are face wash, toner और sunscreen. The bar graph of men shows that the most used product by men is face wash. Men सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं? फेस वॉश यूज करते हैं. जून में फेस वॉश जो है 33 टाइम्स यूज किया गया था, जुलाई में 30 टाइम्स और अगस्त में 35 टाइम्स यूज किया था. द टोनर वॉज यूज अराउंड 27 टाइम्स इन द मंथ ऑफ जून, 20 टाइम्स इन जुलाई एंड 33 टाइम्स इन द मंथ ऑफ अगस्त. द सनस्क्रीन वॉज यूज इतनी बार एंड इतनी बार. मतलब आपने अभी सबसे पहले देखो आधा पैराग्राफ तो यही खत्म कर लिया कि कौन सी चीज कितनी बार यूज हुई है. अब आते हैं वुमेन पे. तो वुमेन पे भी हम सेम बताएंगे. द बार ग्राफ ऑफ वुमेन शोज दैट द मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट इज सनस्क्रीन. इन द मंथ ऑफ जून फेस वॉश 25 टाइम्स यूज हुआ था, जुलाई में 22 टाइम्स और अगस्त में 24 टाइम्स. टोनर जो है अगेन जून में 22 टाइम्स, जुलाई में 25 टाइम्स और अगस्त में 27 टाइम्स. सनस्क्रीन जो है सबसे ज़्यादा यूज हुई है, 34 टाइम्स इन जून, 27 इन जुलाई एंड 35 टाइम्स इन अगस्त. तो आप इससे कंक्लूड क्या कर सकते हो कि द यूसेज ऑफ फेस वॉश बाय मेन सॉ अ राइज in the month of August and reached its peak, and usage of sunscreen by women saw its rise in the month of August too, reaching its peak of 35 times of usage. देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, तो आपने हर जगह बता दिया कब किसने कितना यूज़ किया. आप इसमें एक लाइन ये भी यूज़ कर सकते थे, ऐड कर सकते थे कि यहाँ पे अगर आप दोनों में देखो तो जो विमेन है वो कंपेरेटिवली मेन से कम फेस वॉश यूज़ कर रही है और मेन जो है सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. एक और लाइन बढ़ गई. दैट्स इट. यही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है. अब आते हैं अपन नेक्स्ट उसमें. तो अब आते हैं अपन लेटर राइटिंग में.
You are Rajni or Rahul, living at E95 Sector 12 Dwarka. You saw an advertisement about a short-term course of computer programming by Z Computer World, Pitampura, Delhi. Write a letter to the organization seeking all the relevant course details. बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जहाँ पे आप इंक्वायरी बेसिकली लेटर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा, ये आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आ गया आपका डेट, यहाँ पे हम डेट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 12 जुलाई 2022 लिख सकते हो। अब आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स। अब आ जाते हैं सैल्यूटेशन, आ गया सर, बॉडी पे आ जाते हैं, I saw your advertisement about the short-term computer programming course in a flyer that got delivered to our house along with the Saturday supplement of our regular newspaper. तो हमारा जो रेगुलर न्यूज़पेपर आया था तो सैटरडे को उसके सप्लीमेंट के साथ आपके कोर्स का फ्लायर आया था। Computer programming has always fascinated me and your course syllabus looks very interesting and happening. So computer programming हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा लुभाता है और आपका जो कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। I would like to join it provided its timing, days, fee structure and other details suit me. मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँगी अगर आपकी इसकी टाइमिंग है, कितना लंबा कोर्स है, फी स्ट्रक्चर क्या है और बाकी की डिटेल्स मुझे अगर सूट करें तो। I have passed my senior secondary exam with 85% marks. ये भी बता दिया। Please send me the following details of the program. तो अब ये सारी डिटेल्स चाहिए, ड्यूरेशन, क्लास टाइमिंग एंड फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट्स पर बैच, फैसिलिटी ऑफ इवनिंग और पार्ट टाइम बैचेस, और उसके बाद वेदर रिकॉग्नाइज बाय एनी यूनिवर्सिटी और नॉट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स एक्सेट्रा। I am sending a stamped self-addressed envelope with this letter for the prospectus. आपका prospectus शेयर करो मुझसे, मैं आपको अपना ही एक self addressed envelope भेज रही हूँ। Please send me the information at the earliest. आप मुझे information at the earliest भेज दीजिए। Yours sincerely, रजनी। Clear? ये बहुत important है। So let's move towards the next question. You are Nidhi or Rashmi. You are the manager of New Age Computer Shop at Ganesh Nagar, Delhi. Write a letter to the in charge of Infotech, Preet Vihar, Delhi, placing an order for a few laptops like Dell, HP, Lenovo and Asus for your shop. तो बेसिकली आप जो हो खुद एक ओनर हो और आपको और जो है आपको प्रोक्योर करना है कुछ, तो आप उसके लिए एक रिक्वेस्ट डाल रहे हो, ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट रिक्वेस्ट है ये। तो हम बहुत सारे ऐसे लेटर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो न्यू एज कंप्यूटर शॉप गणेश नगर दिल्ली, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, आ गई डेट, फिर ये आ गया आपका पूरा रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर लैपटॉप्स, डियर सर, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। Please refer to your quotation dated 2nd April 2022 along with item list. I am pleased to place an order for the following items as per terms and rates mentioned in the quotations. Needless to say that all the ordered items reached to us in a good condition. मतलब ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं जाने चाहिए, अच्छी कंडीशन में चले जाने चाहिए। Any damage during transportation will be your responsibility. आते जाते टाइम कहीं भी कुछ खराब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Although with an association such as ours, which is more than a decade, we have not had any grounds to complain about any of the goods in terms of quality or delivery. अब आप सामने वाले को जो है थोड़ा अच्छा बोल दो। क्या बोला आपने कि जो हमारा एसोसिएशन है, हम 10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कंप्लेन करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। इट बिकम्स मैंडेटरी टू राइट दैट द गुड शुड रीच अस इन एक्सीलेंट कंडीशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब बिजनेस की बात हो रही है तो ये लिखना पड़ता है कि भैया सामान हमारे पास एक्सीलेंट कंडीशन में पहुँचना चाहिए। ये है सामान जो उनको चाहिए। डेल के लैपटॉप्स चाहिए 8GB 15 एंड देन HP के 60, Lenovo 30 एंड Asus के 20। The payment will be made on delivery as per the agreement. जैसा agreement है उसके हिसाब से payment delivery पे हो जाएगा। Yours faithfully Nidhi and you have written your designation manager New Age Computer. Easy, बहुत easy था। चलिए अब आते हैं हम final literature part पे section C. Reference to the context, attempt any one of the two extracts given. तो पहला extract क्या है? He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. So यहाँ पे question है, what is he doing? क्या वो सो रहा है? वो villagers को terrorize कर रहा है, food को hunt कर रहा है, या walk कर रहा है cage में? So
What is it doing? It is just terrorizing villages. यहाँ पे क्या है? He should be snarling around, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पे actually he is not terrorizing the village. Actually he is just walking in a cage, but he wants to do that. Where are these houses situated? ये houses कहाँ situated हैं? At the edge of the jungle, जंगल के अंदर, zoo के अंदर, या none of these? The answer is जंगल के edge पे. He would terrorize the villages by, वो villages को कैसे terrorize करेगा? उसके fangs show करेगा, उसके claws show करेगा, दोनों करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, उसके fangs और claws show करेगा. What is he doing around the houses? इन houses के आसपास वो क्या कर रहा है? Snarl कर रहा है, run कर रहा है, stare कर रहा है, eat कर रहा है, वो snarling कर रहा है. Who does he refer to in the stanza? यहाँ ही हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोएट के बारे में, विलेजर, टाइगर, या none of these? Of course हम टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, पहला एक्सट्रैक्ट खत्म, दूसरे एक्सट्रैक्ट पे आते हैं. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill do not do no good to roar with pain. He'll only leap and leap again. So यहाँ question पहला है, choose the option listing the stanza that would follow the given extract. इसके बाद क्या आएगा? The leopard stalks on silent paws with deadly armor of tanks and claws. He lies in his tree perch throughout the day, sleeping and resting the hours away. तो अगर आपको वो याद है तो आप easily बता सकते हो. The answer here is option 3, which is his claws and paws will make you forget if you are in a dream or reality, and you will feel clawed and pawed, I bet. The peppered pounds a certainty. This is a beast that runs and strikes fast. If you are caught, you sure won't last. Right? इसके बाद ये वाला stanza आ रहा है. अब देख लेते हैं. Given below are 4 examples of activities that Jasmeet does. Choose the option that clearly demonstrates strolling. कौन सी चीज स्ट्रोलिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है? तो जसमीत जो है वो रन्स विद अ ग्रेट स्पीड आफ्टर बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग. एक डॉग उसके पीछे पड़ा है तो बहुत जोर से दौड़ रही है. जसमीत स्किड्स शार्पली ऑन द आइसी स्केट रिंग. वो आइसी स्केटिंग रिंग में बहुत जोर से स्किड करती है. शी वॉक्स इन द गार्डन रिलैक्सिंग व्हाइल लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग. जसमीत जो है वो मतलब वॉक कर रहा है गार्डन में और अपने फेवरेट सॉन्ग को सुन रहा है. जसमीत रशेस टू स्विच ऑफ द वाटर पंप इन द बैकयार्ड. तो यहाँ पे स्ट्रोल का मतलब क्या होता है? वो जस्ट वॉक करना, सिंपल वॉक करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है. सो सी हो जाएगा इसका आंसर. विच ऑप्शन लिस्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट के हिसाब से कौन सी चीज सच नहीं है? द पोएट आस्क्ड द रीडर टू हाइड ऑन सीइंग द लेपर्ड. पोएट रीडर से बोल रहा है जैसे तुम किसी लेपर्ड को देख लो तो जाके छुप जाना. The poet cautions the reader about a leopard when walking through its territory. Question, वो बोल रहा है रीडर को कि अगर तुम एक लेपर्ड की टेरिटरी से पास हो रहे हो तो प्लीज बी कॉशियस. The poet informs the reader that a leopard can launch repeated attacks. वो बता रहा है कि एक लेपर्ड जो है वो बहुत रिपीटेडली आपको अटैक कर सकता है. The poet tells the reader that a leopard attack can result in pain. वो ये बता रहा है कि अगर लेपर्ड ने अटैक किया तो तुम्हें पेन हो जाएगा. So the answer is, वो सिर्फ ये बता रहा है कि भैया अगर कोई लेपर्ड को देख लो जाके छुप जाना. The repetition used in he will only leap and leap again is an example of. जब आप कोई चीज को रिपीट करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो poetic license. Choose the option that matches with the rhyme scheme of the extract. Pound, proud, wild, wild, loud, loud, uncle, proud, jungle. So basically यहाँ पे आपके पास different options है. Proud, loud, child, wild, jungle, mingle. तो ये क्या है? A, B, B, C, C. Wild, uncle, child, mingle, loud, proud. तो ये अब आपको इसमें अगर मैं लेके जाऊँ वापस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? View, peppered, you, leopard, pain, again. सो व्यू को अगर अपन ए मान लें तो पेपर्ड को अपन बी मान लेंगे. व्यू यू सेम साउंड कर रहा है तो ये भी ए हो जाएगा, ये हो गया बी. पेन और अगेन ये दोनों को अपन सी मान लेते हैं. ठीक है, तो ए बी सी सी. तो अगर अपन वापस जाते हैं राइमिंग पैटर्न के क्वेश्चन में, ए बी सी सी होना चाहिए. ए बी सी सी. तो अपन यहाँ देख लेते हैं फटाक से. तो यहाँ पे क्या है? ए बी बी सी सी. तो ये प्राउड लाउड, ये तो ए हो गया, ये नहीं होगा. वाइल्ड ए, अंकल बी, चाइल्ड ए, मिंगल बी,
लाउड सी, सी ये सही जा रहा है। वाइल्ड ए, प्राउड बी, चाइल्ड ए, लाउड बी, जंगल मिंगल ये भी सी सी जा रहा है, ठीक है। लाउड ए, जंगल बी, वाइल्ड नहीं जा रहा, चाइल्ड मिंगल प्राउड, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वाइल्ड अंकल, चाइल्ड मिंगल, लाउड प्राउड। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में से आप जो है आंसर देखोगे तो थर्ड होगा। थर्ड क्यों होगा भाई? क्योंकि ये देखो वाइल्ड प्राउड, चाइल्ड लाउड, तो ये जो है ज़्यादा सही तरीके से आंसर इसका मैच हो। एक्चुअली दोनों ही सही हैं, जंगल और मिंगल। तो आप जो है इसमें अगर आप चाहो ना तो इसमें मतलब मे बी इसमें कोई एक पर्टिकुलर आंसर वर्ड गलत होगा, या तो मैंने गलत लिख दिया होगा उसको, अदरवाइज आंसर इज सी और टू। दोनों के आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब आते हैं, हमें दो में से कोई एक एक्सट्रैक्ट करना है, हम तो दोनों ही करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो फार्मर्स भी थे, बिकॉज उनकी एक अपनी कन्फेक्शनरी थी, बेकरी थी, बिकॉज वो एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में थे, या फिर उनके फूड राशन मिलता था लोकल गवर्नमेंट से। सो द आंसर इज क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में थे। हाउ कैन अ बेकर बी आइडेंटिफाइड इन गोवा? क्या बोलते हैं उसको? उसका जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस या उसका प्लम फिजिक, दोनों, बोथ ए एंड बी। Where did the baker record his accounts? कहाँ पे लिखा करता था वो? एक स्पेशल कैलेंडर में या फिर वॉल में पेंसिल से? So the answer is वॉल में पेंसिल से। How did the baker always look? कैसा दिखता था? Happy and prosperous, in a foul mood, excited, calm and composed. So he was always happy and prosperous. What was considered as the open testimony of the baker's happiness? उसकी बेकर्स की हैप्पीनेस की ओपन टेस्टिमनी मतलब कौन सी चीज़ थी जो बताता था वो हमेशा ही खुश रहता है? उसकी स्माइल, उसकी बेकिंग स्किल्स, उसका हैप्पी मूड या प्लम फिजिक? उसका प्लम फिजिक। ये तो खाते पीते परिवार का है। ओके, नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. So यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, the poet talks about the house as. पोएट हाउस के बारे में कैसे बात कर रहा है? अ सेफ सेंचुरी फ्रॉम प्रेडेटर्स, जो प्रेडेटर्स से बहुत दूर है। अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, जहाँ वो छुप सकता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली, जो आप फैमिली की बात कर रहे हो, या अ कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव टू अ नेचुरल वन, एक नेचुरल की जगह एक आपके पास घर है। दैट्स इट। द आंसर इज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, जहाँ वो छुप सकता है। The poet uses the indefinite article for sky instead of the definite one. This is so because the poet is referring to. अब यहाँ बोला गया है the sky, जो उसने बोला है यहाँ पे, ठीक है, in a sky still open. इसने the sky क्यों नहीं बोला? in a sky, एक ऐसा आसमान जो अभी भी ओपन है। आसमान तो एक ही है, यूजुअली हम the यूज करते हैं, तो इसने क्यों नहीं किया? Because the answer is some part of the sky still left open for women to explore away from limitations set by patriarchal norms. मतलब आज भी एक ऐसा आसमान का टुकड़ा बचा होगा जिसमें जाके विमेन जो है फ्रीडम महसूस कर सकती है, जहाँ पेट्रियार्कल नॉर्म्स नहीं होंगे। द एक्सट्रैक्ट यूजेस open twice suggesting different meanings. Pick the option that lists the correct meanings respectively. अब ये जो open है इसका मतलब क्या है? Entry point या बड़ा vastness, sharing a common space or great view, allowing access and vision, expanse of space, advantage, obstacles ahead. What is the answer? The answer is allowing access and vision. Open इतना है कि उसको दूर दूर तक का दिख रहा है, expanse of space. Choose the option that does not state the meaning of the underlined word I scarcely mention. इसका मतलब क्या है? I scarcely mention का मतलब है I tactfully, मतलब मैंने बहुत tactfully बताया, बातें घुमा फिरा के। Okay? अब है choose the option that correctly depicts the imagery in the last two lines. जो last two lines में कौन सी चीज़ को वो डिपिक्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3.
ओके, फुल मून ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, पूरे आपको जो है ये आपका फर्स्ट फ्लाइट से दिए हुए हैं। The culture, lifestyle and traditions of a place are influenced by the people who lived or settled there at some point of time. Cultural assimilation adds flavor to the existing structure of a society. Summarize your opinion on the given data. आप ये चीज़ याद रखना कि लिटरेचर में मोर और लेस ना वो आपको बहुत ही टू द पॉइंट के क्वेश्चंस नहीं देंगे, घुमा फिरा के ही देंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि किसी जगह का जो कल्चर होता है, लाइफस्टाइल होता है, ट्रेडिशन होता है, वो उसके लोगों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है वो हमारे कल्चर से ही डेवलप हुई है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? When Portuguese arrived Goa, they adopted the Portuguese culture but retained their Indian traditions. जब पोर्चुगीज जब गोवा आए थे तो उन्होंने जो है पोर्चुगीज कल्चर को हमने तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अपने इंडियन ट्रेडिशन को वैसे का वैसे ही रखा। A part of Alexander's army moved south along the coast and settled in Coorg. अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ चली गई और कूर्ग में जाके सेटल हो गई। दिस सजेस्ट देयर बीइंग ऑफ अरब एंड ग्रीक ओरिजिन, इससे समझ में आता है वो अरब और ग्रीक ओरिजिन के थे। दीज काइंड ऑफ कल्चरल असिमिलेशंस एंड फ्लेवर टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। इसी तरीके से हमें पता होता है कि ये कौन से कल्चर से आए हैं, ये कौन सी पार्ट से आए हैं, और यही इस तरीके से सब असिमिलेट होते हैं, मिल जाते हैं। Fowler's day took a 180-degree turn by the end of the evening. Examine the statement with reference to the midnight visitor. Fowler का जो पूरा दिन था वो 180 डिग्री से पूरा चेंज हो गया। इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Fowler was disappointed to see Ausable. Fowler जो था वो Ausable को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। His first authentic thrill was when he saw Max in Ausable's room with a pistol. उसका पहला थ्रिल कब था? जब उसने मैक्स को देखा Ausable के रूम में with a pistol. When the waiter entered the room, Fowler did not know anything about the balcony. तो जब वेटर अंदर आया, Fowler को बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता था। He feared that Max would return soon. उसे लगा मैक्स वापस आ जाएगा। But Fowler's day took a 180-degree turn when he came to know the truth about the balcony. लेकिन उसको जब पता चला कि भाई बालकनी जैसा तो कुछ था ही नहीं, तब उसका पूरा जो दिन था वो 180 डिग्री चेंज हो गया। उसके पहले he was terrified. The most successful people work smart, not hard. Justify the quote with reference to a question of trust. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? In the story, the successful one is the woman. कौन था successful? Woman, the lady in red. She is the real culprit. वही है real culprit. She managed to trick Horace for breaking the safe for her. उसने Horace को अपनी बातों में लेके उससे जो है तिजोरी खुलवाई. Without touching the safe herself, she managed to get all the jewels without leaving any single fingerprint. उसने चोरी भी करी, खुद से लिया भी नहीं, सारा jewels उसके पास भी आ गया, उसके fingerprint भी नहीं लगे. Whitman's ode to animals is merely a yearning for a simpler life. Do you agree? Justify your answer. तो यहाँ पे जो है कि मतलब एक simpler life मांग रही है वो पूरी इस poem में. Yes, Whitman's ode to animals is merely a yearning for a simpler life. वो एक simple life चाह रही है. The poet does not praise animals but compares the activities of humans with them to highlight the flaws that we have. वो humans animals को praise नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? वो human activities को compare कर रही है उनसे, ताकि वो हमारे जो फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट कर सके। He wants to free himself from the burdens of society. वो सोसाइटी के बर्डन से फ्री करना चाहते हैं। That's it. Why do you think the tiger was talking in the cage? What does it show? क्यों जो टाइगर था वो इधर से उधर वॉक कर रहा था, उससे क्या शो होता है? I think the tiger was feeling restless and uneasy in that small cage. मुझे लग रहा है कि जो टाइगर था वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था, अनईजी फील कर रहा था उस छोटे से केज में. He seems to be frustrated and helpless as he could not come out of the cage in the open and enjoy his freedom. वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस था क्योंकि वो अपने केज से बाहर नहीं आ सकता था, तो वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा था. He did not want to be a mere showpiece and a source of entertainment for human beings. वो सिर्फ एक शोपीस बन के नहीं रहना चाहता था जो ह्यूमन बींग्स को एंटरटेन कर रहा है. Okay, now we have to answer any two of the following in about 40 to 50 words. तो यहाँ पे भी आपको 3 questions दिए, 2 करने हैं कोई से. Grief is often seen as a measure of love. Do you think the Buddha's sermon undermines a mother's love? Justify your response. यहाँ बोला जा रहा है ग्रीफ जो है वो एक तरीका है प्यार करने का, एक मेजर है लव का.
तुम्हें लगता है कि बुद्धा का जो सर्मन है इट अंडरमाइंस द मदर्स लव, तो इसमें आंसर देखते हैं. कीसा was a mother who had lost her only child. She was in grief and was unable to accept this great loss. कीसा जो है उसका एकमात्र जो बेटा था वो छोड़ गया था, तो वो इस ग्रीफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. बुद्धा सर्मन डज नॉट अंडरमाइन अ मदर्स लव. ये एक मदर्स लव को नहीं बता रहा है. इट ट्राइज टू मेक द मदर रियलाइज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. ये जो है ये बता रहा है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो जिंदगी का एक्चुअल सच है. शी हैज़ टू एक्सेप्ट दिस हार्श रियलिटी. उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनका बेटा जा चुका है. How would you characterize the speaker in the poem Amanda? List any two qualities supporting the reason of your choice with evidence from the poem. So list any two qualities supporting the reason of your choice. आप कैसे Amanda को characterize करोगे? The speaker is a perfectionist and a nagging mother. ठीक है? She wants her child to learn social etiquettes and present herself in a socially acceptable manner. At the same time, she is afraid of how society would react to know that the mother is constantly nagging her child. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या दिया हमको कि किस तरीके से आप स्पीकर को कैरेक्टराइज करोगे. सो स्पीकर कैसी एक परफेक्शनिस्ट और एक बहुत ही नैगिंग मदर है जो पूरे टाइम अपने बच्चे को ये बता रही है कि ऐसे रहना ऐसे नहीं रहना है. एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड है कि यू नो हाउ द सोसाइटी वुड रिएक्ट टू नो दैट द मदर इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग हर चाइल्ड. वो इस बात को लेके भी टेंशन में है. Would you agree that the poet has an in-depth knowledge of the wild? Support the statement in context of the poem How to Tell Wild Animals. The poet has been quite observant and meticulous while describing the wild animals. That shows that she has an in-depth knowledge of the wild. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं वो कि तुम्हें लगता है कि जो हमारी जो पोएट है उसको बहुत in-depth knowledge है वाइल्ड का. तो ये जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है और उन्होंने बहुत मेटिकुलसली डिस्क्राइब किया है वाइल्ड एनिमल्स को. इससे पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया है, इन डेप्थ नॉलेज है. शी गोज ऑन बोस्टिंग हर नॉलेज एंड टेल द डिफरेंस बिटवीन हाइनास एंड क्रोकोडाइल्स. सो वो जो है अपने नॉलेज को बोस्ट कर रही है और बता रही है हाइनास और क्रोकोडाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एशियाटिक लायन और बंगाल टाइगर के बीच में क्या डिफरेंस होता है. द पोएट इज एजुकेटिव एंड हाईलाइट्स वेरियस फीचर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. ये जो पोएट है वो काफ़ी एजुकेटिव है और वो वाइल्ड एनिमल्स के बहुत डिफरेंट फीचर्स को हाईलाइट कर रही है. इससे मतलब कि उनको इन डेप्थ नॉलेज है. ठीक है, अब आ गए हम हमारे लास्ट सेक्शन के लास्ट पार्ट में जहाँ है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स. सो दो हैं, उनमें से कोई एक करना है. इन द चैप्टर A baker from Goa, the narrator talks about his childhood in Goa and his fond memories. Compare the childhood of Nelson Mandela with that of the narrator. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चैप्टर इसलिए पता होना चाहिए. वो दो चैप्टर को रिलेट करके आपको दे देंगे. तो यहाँ पे जैसे बेकर फ्रॉम गोवा, नेल्सन मंडेला का जो चाइल्डहुड है वो हमें कंपेयर करना है. Nelson Mandela enjoyed freedom during his childhood. He used to spend his time in the fields. He loved swimming in the stream, riding on bulls, and roasting maize under the stars. He read as per his choice, not to be obstructed in a lawful life. His childhood was a transitory freedom. मतलब यहाँ पूरा बताया कि नेल्सन मंडेला ने अपना बचपन बहुत अच्छे से एंजॉय किया. उन्होंने फ्रीडम को एंजॉय किया. वो खेतों में घूमा करते थे, स्विमिंग किया करते थे, मतलब स्ट्रीम में बुल्स को राइड किया करते थे, रोस्ट किया करते थे, स्टार्स को देखा करते थे, अपने हिसाब से पढ़ा करते थे. कोई उनको जो है एक लॉफुल लाइफ के लिए ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा था. उनके पास एक ट्रांजिटरी फ्रीडम थी. अब अगर हम इसमें आ जाएं, ल्यूसियो रॉड्रिग्स चाइल्डहुड वॉज अराउंड बेकर्स एंड ब्रेड्स. उनका पूरा चाइल्डहुड बेकर्स और ब्रेड के अराउंड था. ही यूज टू गेट एक्साइटेड ऑन सीइंग द बेकर. उन्हें बेकर को देख के बड़ी एक्साइटमेंट होती थी. बेकर्स उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस और गाइड्स थे. ही लव्ड ईटिंग ब्रेड बैंगल्स ऑल द डे. उसे ब्रेड बैंगल्स रात भर मतलब पूरा टाइम ब्रेड बैंगल्स खाना अच्छा लगता था. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग ही एट एज द डे स्टार्ट्स विदाउट ब्रशिंग हिज टीथ और वॉशिंग हिज फेस. और वो हमेशा अपना दिन ऐसे ही स्टार्ट करता था, ब्रश किए बिना सबसे पहले ब्रेड बैंगल्स खाना. Okay, and then you have another question. Mr. Keesing punished N by giving her an essay to write. Mr. Keesing ने उन्हें N को कैसे पनिश किया, उसको एक ऐसे लिखने को बोला. Did he lack empathy and compassion? क्या उनके अंदर empathy और compassion की कमी थी? Was it not in his attitude to respect differences among the students?
What values would you like to imbibe in him and why? कौन सी values हैं जो आप उनके अंदर imbibe कराना चाहोगे? So Mr. Keesing was annoyed with Anne as she was a very talkative girl and बहुत बातें करती थी इसलिए वो बहुत परेशान हो गए थे उससे. He warned her several times. उन्होंने बहुत बार उसे warn किया, but when she didn't change, he punished her by giving her an essay to write. लेकिन जब वो change नहीं हुई तब उन्होंने punishment दी, essay लिखने को कहा. I think he lacked empathy and apprehension. मुझे लगता है उनके अंदर empathy और apprehension नहीं था. As a teacher, he should be more patient and considerate and should have understood Anne's condition. As a teacher, उन्हें समझना चाहिए था कि Anne क्या face कर रही है, उसकी condition को उन्हें समझना चाहिए था. He lacked the quality of a good teacher. उनके अंदर एक अच्छी टीचर वाली क्वालिटी नहीं थी. A good teacher understands that all students are not the same and there are different ways to teach different types of students. एक good teacher जो होता है वो हर स्टूडेंट को एक नज़रिए से नहीं देखता. उन्हें पता है सबकी डिमांड, सबकी रिक्वायरमेंट और सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है. But Anne was able to change his attitude through her essays. लेकिन एन ने उनका जो एटीट्यूड था वो अपने एसेस के थ्रू चेंज कर दिया. शी टॉट हिम दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स क्वालिटी एंड दैट इट वाज द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इट. उसने ये बताया कि स्टूडेंट की क्वालिटी होगी बात करना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पॉजिटिव वे में कैसे चेंज करेगा. लास्ट क्वेश्चन, अगेन आपके पास 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, दोनों में से एक करना है. Mrs. Pumphrey and Dr. Harriet have been invited to speak at a community pet adoption drive. तो अब आपको ये मालूम है मिसेस पम्फ्री को, डॉक्टर हैरियट को एक जगह जो है पेट अडॉप्शन के बारे में बोलने के लिए बुलाया है. There were some differences in Mrs. Pumphrey and Mr. Harriet's notions of responsibility and experiences of keeping a pet. दोनों का तरीका ऑफ कोर्स बहुत अलग था कि किस तरीके से पेट का ख्याल रखना चाहिए. As a reporter for the local pet magazine, write an article recording and comparing their perspectives. Don't forget to give it an interesting title. तो आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है दोनों के पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए और एक इंटरेस्टिंग टाइटल देना है. So here is the article. Over pampering and insane love. बहुत ज़्यादा पैम्पर करना पागलपन वाला प्यार है. Our society has twisted what it means to love a pet, which leaves a lot of us wondering. हमारी सोसाइटी ना भूल गई है कि एक पेट को प्यार करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वंडर करते हैं. What is more important? I care for you attitude, or I will not let you feel low even for a single moment attitude. मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ये एटीट्यूड ज़रूरी है, या मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी लो फील नहीं करने दूंगा, ये एटीट्यूड सही है. Parents like Mrs. Pumphrey do undoubtedly exist. मिसेस पम्फ्री जैसे पेरेंट्स अनडाउटेडली एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस पेट्स अब्रॉड अंडर देयर सुपरविजन गेट स्पॉइल्ड. और इसी वजह से ऐसे लोग जो पेट्स को पालते हैं वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाते हैं. They pamper their pets to such an extent that they tend to forget their own mettle and become habitual of spoon feeding. इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं अपने पेट्स को कि वो अपना खुद से कोई भी काम करना भूल जाते हैं, उनको स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है. They dysfunction their young ones and offspring in the name of fake love and care. वो अपने बच्चों को, अपने young ones को, अपने offsprings को जो है बिगाड़ देते हैं in the name of love and care. This not only jeopardizes their true potential but also put their life in risk. ये सिर्फ उनके true potential को ही बर्बाद नहीं कर देता बट उनकी लाइफ को भी खतरे में डाल देता है. Such a behavior cannot be laudable act. इस बिहेवियर के ऊपर ताली नहीं बजाई जा सकती. A smooth sea can never make a skilled mariner is an old adage. मतलब एक स्मूथ सी कभी भी एक स्किल्ड मैरिनर नहीं बना सकती. जब तक स्ट्रगल नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं होगी, तब तक कभी कोई निखर के नहीं आ सकता. It's been asserted with a remarkable experience that elaborates one can find his or her worth only when they are made to face the adverse situation on their own. Unless they face the ordeals of life, जब तक आप लाइफ की धक्के नहीं खाओगे, स्ट्रगल नहीं फेस करोगे, they can never emerge victorious. आप कभी भी जीत नहीं पाओगे. Hardships, miseries and failure are some of the basic ingredients of a successful life. मुश्किलें, परेशानियाँ और फेलियर ये एक तरीके से ingredients हैं एक सक्सेसफुल लाइफ के. There is no true benefit to king up living in persistent supervision, but there is in living without any guidance. आप जो हो कभी भी कंटिन्यूसली कोई आपको जो है बोला जा रहा है अब ये करो, अब ये करो, स्पून फीड करो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. गाइडेंस इज गुड लेकिन ओवर गाइडेंस इज नॉट.
ओके आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ. अनिल प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरी सिंह. Comment on the statement by highlighting the values possessed by Anil which touched Hari's heart and made him return to his honest ways of earning his livelihood. तो अनिल जो है वो हरी सिंह की लाइफ में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें उसने मेजर रोल प्ले किया है. तो किस तरीके से अनिल ने हरी की लाइफ को टच किया और उसको चेंज किया. तो ये लास्ट आंसर देख लेते हैं हम. अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर हु befriended हरी सिंह. वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था जिसने हरी सिंह के साथ दोस्ती की. हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस 15-year-old thief. वो एक 15 साल का मतलब एक्सपीरियंस 15 साल का थीफ था. ही फाउंड अनिल एन ईजी टारगेट टू स्टील. उसको लगा अनिल तो बहुत ईजी है, इससे तो अपन कुछ भी चुरा सकते हैं. अनिल ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम एंड टू टीच हाउ टू रीड एंड राइट. अनिल ने उसे बोला तुम मेरे साथ रहो और उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया. ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. धीरे धीरे उसको उस पर भरोसा होने लग गया. बट हरी सिंह वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट ही वॉज बेस्ट एट. लेकिन हरी सिंह उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था जब वो उसको लूट लेगा. After stealing money, he tried to go away forever, but some inner voice stopped him from doing so. उसने उसका सामान, उसका पैसा चुरा लिया और वो भाग भी गया, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ थी उसके अंदर से आवाज़ आई जिसने उसे रोक लिया. He returned to Anil because he wanted to live a life of respect. वो वापस अनिल के पास गया क्योंकि वो एक इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहता था. Anil did not show that he knew the incident and accepted Hari with open hands. अनिल ने ये बताया भी नहीं कि उसको पता था कि इसने चुराया है, उसने उसको दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया. Thus, a well-intentioned person, Anil changed Hari Singh and brought him on the right path. The story shows that trust and spirit to forgive someone can bring big changes in someone's life. जब आप किसी पे भरोसा करते हो, उसको माफ़ कर देते हो, तो वो इंसान को बहुत एक नई जिंदगी दे देता है. So that is it. This was our sample paper 3. I hope you have understood this. I hope आपको कोई डाउट नहीं है. अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. I'm going to help you with that. देखो ये पेपर के जो पैटर्न है इसमें ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस डालते जा रहे हैं. सारे पेपर सॉल्व कर लेना, आपके 80 on 80 पक्के. ठीक है? So that is it. Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe and stay with me because I'm going to come up with sample paper 4 soon. Take care of yourself. Bye bye.